जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में आज का विषय है 93 वर्षों के बाद, लगभग 93 वर्षों पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समता पाक्षिक नामक एक अखबार की शुरुआत की थी आज ही के दिन। और ये क्यों की थी, उनके पीछे उनका शुरू करने का मकसद क्या था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने इन समाचार पत्रों के माध्यम से एक जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि जितने भी प्रचलित अखबार और पत्रिकाएं थी, वो उनमें जो है बाबा साहब के भाषण नहीं छापे जाते थे। तो उन्होंने एक पैरेलल मीडिया बनाने का काम किया। तो आज के दिन 1928 में समता पाक्षिक नामक एक अखबार की शुरुआत की थी उन्होंने। और आज इस 93 वर्ष होने के बाद आज हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय, इस विषय पर चर्चा करने के लिए सुधीर हिलसाइन जी। एक समतावादी विचारक हैं और एक बहुजनों की एक बहुत बड़ी आवाज़ है। आपका संपादन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा अनुभव रहा है। आपने जो है जो ओबीसी की पत्रकारिता को जो है बहुत ही नज़दीक से देखा है। और आपने देखा होगा कि जितने भी आजकल अखबार पत्रिकाएं और जो टीवी चैनल्स चल रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के हैं। और उनमें आज भी जो है दबे कुचले वंचित समाज की आवाज़ दब कर रह जाती है। तो आज इस दिन के अवसर पर जो है एक संकल्प का दिन भी है कि उन्होंने जो है समता नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया था। और इस विषय पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सुधीर हिलसाइन जी को, जो एक समतावादी विचारक है। पत्रकारिता में आपकी बहुत पहली नज़र है। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि जो है बाबा साहब ने ये जो है 29 जून के दिन, जो आज से लगभग 93 ईयर्स बिफोर, जो समता नामक पाक्षिक जो अखबार शुरू किया था, और आज उसका क्या फीचर है, क्या उस समय उनकी आवश्यकता थी, आज भी क्या इसी तरह के अखबार पत्रिकाओं और तमाम तरह के चैनल्स बनाने की आवश्यकता है? इस पर आपकी क्या राय है आदरणीय सुधीर हिलसाइन जी? जय भीम सभी दर्शकों को और आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया AIBC टीवी का कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 29 जून और 29 जून 1928 को जो उन्होंने समता पत्र निकाला था, उस पत्र के 93 वर्ष पर आज हम संकल्पित होकर के ऑनलाइन परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो मैं एक तो बताना चाहूँगा कि जो समता जो पत्रिका थी, इस पत्रिका समता समाज संघ उन्होंने का गठन किया था। समता समाज संघ समाज सुधार को फोकस करके काम कर रही थी। मतलब वैसे तो उनका बहुत लार्जर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का काम था। तो समाज उस समय के जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उसको मद्देनजर रखते हुए अपने क्रियाकलापों को, अपने समाज कर्म को, अपने विचारों को, वो क्या करना चाहते हैं, उनको लोगों के बीच में ले जाने के लिए समता पत्रिका की आवश्यकता, मतलब एक तरह से समता समाज संघ का मुखपत्र के तौर पर इसको उन्होंने लॉन्च किया था। और अगर आप देखें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूरा जीवन काल है, उसमें अगर एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने 36 साल पत्रकारिता की डॉक्टर अम्बेडकर। अगर आप 31 जनवरी 1920 से लेकर के और 1956 तक का जो काल है, उसमें उन्होंने अपने जो कार्य है उसके अतिरिक्त पत्रकारीय कर्म को एक एजेंडे में रखा, और एक पत्रकार के तौर पर सशक्त हस्तक्षेप उनका समाज में, देश में रहा। अब आपने जैसा कि सवाल उठाया कि क्यों आवश्यकता पड़ी, एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने के बाद अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और तमाम चीज़ों की इतनी विविधता के बावजूद, जब वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था, खासकर जो चातुर्य वर्ण व्यवस्था और जो वर्णवादी व्यवस्था, हिंदू व्यवस्था के तहत जो जिस तरह की दकियानूशी और अवैज्ञानिकता का जो एक पूरा कह सकते हैं कि षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र में तमाम जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग थे, SC ST OBC, वो फंसे हुए थे। तो बहुत उनको दिक्कत हो रही थी उनके कार्यकलापों में। और जब वो कम्युनिकेट करना चाहते थे लोगों से,
तो वो कमी महसूस कर रहे थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो दूसरे षड्यंत्रकारी लोग थे वो भी आ जा रहे थे, और उनकी जो विचार है वो तत्कालीन जो पत्र पत्रिकाएं थी, अखबार थे, उसमें नहीं में छप पा रहा था। तो इसलिए मुकनायक जब उन्होंने निकाला, मुकनायक का प्रकाशन जब अवरुद्ध हुआ, तो उसके बाद समता पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने शुरू किया। और अगर आप देखें कि समता का जो प्रकाशन है, जब उनकी जितनी जो उनकी संपादकीय है, उसमें तमाम जो उनका उद्देश्य होता था कि वो 3 चीज़ों का, कि वो करना क्या चाहते हैं, अपने लक्षित समूह को ये बताना, और अपने विरोधियों को ये बताना, मतलब उनका प्रतिवाद करना और उनको अवगत कराना, उनकी आलोचनाओं का जवाब देना। और तीसरा कि उनको ये महसूस होता था कि जो समाचार पत्र हैं वो अपना सही काम नहीं कर रहे हैं। तो लगातार वो महसूस करते रहे, और समता जब बंद हुई, जैसे कि आज हम संकल्प ले रहे हैं, समता का जब प्रकाशन। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वो कितना लोकतांत्रिक थे, कि जब वो पत्रिका का प्रकाशन करते थे तो उसमें जो एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन, जैसे अगर मान लीजिए खुद भी संपादक हों या जो उनके संपादकीय सहकर्मी होते थे, कई बार उन्होंने मतलब जाति विहीन समाज की स्थापना उनका उद्देश्य था, वो ब्राह्मण संपादक भी बनाए उन्होंने अपने। तो वो जैसे जो लोग उनको जातिवादी मतलब समतावादी समाज की स्थापना उनका उद्देश्य था, और बहुत से लोग सोचते हैं कि या अभी भी चर्चा करते हैं कि वो बड़े एक खास समूह के लिए काम करते थे। तो उनको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि वो कितना लोकतांत्रिक थे, कि वो एक ब्राह्मण संपादक भी अपने पत्रिकाओं में उन्होंने वो किया। तो आज बहुत मतलब आज अगर आप देखें, आज की मीडिया आज से अगर 30 साल 50 56 मतलब 36 साल की तो उनकी पत्रकारिता है, और 1956 के बाद का आज 2021, आज अगर आप उनके पत्रकारिता पर उस समय के जो विचार हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बांग में खंड 1 में उन्होंने बड़ा विस्तार से लिखा है, और उसको लोगों को समझना चाहिए कि वो व्यक्ति पूजा का बड़े खिलाफ थे। अगर मीडिया किसी का महिमा मंडन करे, व्यक्ति पूजा के तौर पर आगे आ जाए, और आज आप देखिए क्या हो रहा है, आज तमाम जो पत्र पत्रिकाएं हैं वही काम कर रही है। तो ये कितनी दूरदर्शी थे उस समय। आज एक पत्रकार को जो कि वाकई में पत्रकारिता करना चाहता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उन विचारों को, उनके द्वारा पत्रकार के तौर पर किए गए जो कार्य हैं, उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए, और उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही एक बात बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से कही है। आपका कहना है एक वो बहुत बड़े दूरदर्शी थे कि उनके विचार लोकतांत्रिक थे उस समय भी, जैसे आज भी कहा जाता है कि उनके कुछ जो है संपादक ब्राह्मण भी हुए हैं, और जबकि उन्होंने जो है ये अखबारों का जो प्रकाशन किया, पत्र पत्रिकाओं का जो प्रकाशन किया, वो उसी बात से शुरू किया क्योंकि एक आइडिया समाज में ट्रांसफर होना चाहिए, और जो लिखना चाहते थे, जो कहना चाहते थे, उनको वो जो प्रचलित मीडिया अखबार पत्रिकाएं थी, वो जो है समाज में उनको छापने नहीं देना चाहते थे, उनको छापना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने ये बात शुरू की। तो यहाँ सवाल इस बात का, जैसे आपने बात किया अभी व्यक्ति पूजा के वो जो है विरोधी थे, उन्होंने वॉल्यूम 1 वांग्मय में ये बात कही है। तो आज जो मीडिया है, जो देख रहे जितने भी चैनल है, टीवी चैनल्स है, वो सारे के सारे एक जो है एक आदमी के नेतृत्व में, एक आदमी के गुणगान करने में, एक आदमी हीरो वर्षिप पर लगे हुए हैं। तो उस संबंध में आपका क्या कहना? क्या वो जो है उनका जो आचार संहिता है एक चैनल की, एक मीडिया की जो स्वतंत्र, इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है कि जो है स्वतंत्र कहा जाता है मीडिया को, और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या ये सही है आज के ज़माने में कि जो है ये जो आजकल के जो टीवी मीडिया अखबार है, सब में एक ही भाषा, एक ही तरह का जो है गुणगान मिलता है? इस पर आपकी क्या राय है? हाँ देखिए, बिल्कुल आपके बात पे आऊँगा। उसके पहले मैं जब वो मुकनायक का प्रकाशन जब प्रारंभ हुआ तो उसका कार्यक्रम बहुत बृहद स्तर पे हुआ, और उसकी जो प्रेस रिलीज गई जब मीडिया में, उस समय का केसरी बहुत प्रतिष्ठित तो नहीं कहेंगे, प्रतिष्ठित तो तब कहा जाएगा जब कोई
वस्तुनिष्ठता के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ किसी अखबार का संचालन हो रहा हो, तो मैं इसलिए प्रतिष्ठित नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उस समय का एक केसरी अखबार में उन्होंने विज्ञप्ति, उनका प्रेस विज्ञप्ति को स्वीकार करने से मना कर दिया था, और उसको छापना तो दूर, और उसका एक कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय के बड़े एक शख्सियत के तौर पर अपने आप को प्रतिष्ठापित कर चुके थे। 10 साल के समाज कर्म और राजनीतिक कर्म भी वो कर रहे थे लगातार। वो स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका अपना एक अलग जो दृष्टिकोण था स्वतंत्रता के लिए, एक मानसिक गुलामी और जो मतलब पूरी आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी के लिए जो उनका एक संकल्प था, उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे रहे थे। और तमाम जो आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी जी के साथ उनका संवाद, और तमाम जो उस समय के कांग्रेस के नेता थे उनके साथ उनका संवाद हो रहा था। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर बाल गंगाधर तिलक को कोट करके उन्होंने कहा था कि वो, जैसे उनका था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उन्होंने कहा था कि अगर वो किसी वंचित जमात के से आते तो छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, ये ऐसा होना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो स्वराज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब तमाम उन लोगों को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आज़ादी के आंदोलन में उनके द्वारा जो किए गए कार्य को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, उनको इस बात से समझना चाहिए कि वो एक तरह से दोहरी आज़ादी, और मतलब एक ऐसी आज़ादी जिससे लोग एक ऐसा लोकतंत्र बने, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, जो एक तथागत गौतम बुद्ध, लिच्छवी गणराज का भारत, तो लोकतंत्र के को जो है प्रतिष्ठापित करे, प्रतिष्ठित हो। आज देखिए क्या है, आज हम डेमोक्रेसी के मानक में बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हमारा लोकतंत्र जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह में आ गया है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संकल्पना पे अगर ये देश चला होता, उनके विचारों को, तो आज जो हम लोकतंत्र का जो डिफिनेशन जिस तरह से दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे हम जो खड़े नहीं उतर रहे हैं और नीचे आते। अब मैं आपके बात पे आता हूँ कि आज देखिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस। कार्यपालिका अपना काम कर रही है, विधायिका अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। मैं इसमें कश्यप साहब आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रेस है, ये वॉचमैन की इसकी भूमिका होती है। तो प्रेस की जो भूमिका है इतनी खतरनाक है कि आने वाले देश में अगर लोकतंत्र का मूल्यांकन होगा तो इसके लिए हम विधायिका उतना दोषी नहीं माना जाएगा, बल्कि इस देश का जो प्रेस का इतिहास है, मैं आज विधायिका को मैं उतना दोषी नहीं मानता हूं, बल्कि वो बात अलग है कि जो आज की मीडिया है उस पर कुछ खास घरानों का कब्जा हो गया है। वो घराने अपना व्यापार चलाने के लिए, अपने व्यापार के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जैसे एक वो चलता है कि जिसका राजपूत को डिफाइन करें तो एक बड़ी मतलब जुमला कह सकते हैं कि जिसका राज उसका पूत। तो लोग, मीडिया अगर ऐसा करेगा कि जिसकी सरकार हो उसका पूत बन जाए, तो इसका कौन दोषी होगा? तो इसलिए विधायिका दोषी नहीं है, प्रेस को अपना आत्मालोचन करना चाहिए। दुर्भाग्य से आज के जो संपादक हैं, संपादक नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो ध्वस्त हो चुका है। आप याद करिए कि दिलीप पडगांवकर का जमाना, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर दिलीप पडगांवकर हुआ करते थे, और राजेंद्र माथुर नवभारत टाइम्स, प्रभास जोशी, मतलब तमाम हिंदी के बड़े पत्रकार, अंग्रेजी के बड़े पत्रकार। एक ऐसा जमाना था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कहा जाता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटर है प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल है। और उस समय संपादक जो है प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा को बचाने के लिए उनसे मिलने जाते थे, लेकिन उनको जब बुलाया जाता था तब जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज जो है पत्रकार संपादक लाइन लगाए हुए होते हैं कि कहीं आज मुझे प्रधानमंत्री चाय पिलाने बैठा कर। तो जो लोग उनके, मतलब जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, जो आज सारे लोग जो मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं,
तथाकथित मेन स्ट्रीम में कहता हूँ उसको, उसके तमाम जो संपादक होते हैं वो सत्ता के गलियारे में अपनी पैठ बनाकर अपने मालिकों के साम्राज्य को बढ़ाने का काम करने के लिए, मतलब एक एजेंट के तौर पर मतलब प्रधानमंत्री और जो मतलब सत्ता के नज़दीक जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री और जो भी पावरफुल लोग हैं। तो अब ये स्वाभाविक है कि देखिए, अगर अब वॉचमैन जो है रखवाली करने के बजाय और इस तरह की वो करेगा, तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है कि विधायिका उतना दोषी नहीं है जितना आज का प्रेस दोषी है। और ये प्रेस अपनी भूमिका एक चौथा खंभा कहने का हकदार नहीं रहा। ये जो है एक व्यक्ति पूजा में लगा हुआ है, और चाहे उसके जो भी कारण हो, उन कारणों का इस पर एक विस्तार से अध्ययन होना चाहिए और विश्लेषण होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति जब पावर में पहुंचता है और पावर में पहुंचने के बाद वो अपना महिमा मंडन कराना सबको अच्छा लगता है, और उस महिमा मंडन को करने वाले अगर मान लीजिए वो सरेंडर कर जाएं, मैं नाम नहीं लूँगा चैनल का, लेकिन आपको पता है एक दो ऐसे चैनल हैं जो मतलब वो जैसे लगता है कि कोई सब्जी मार्केट में भी उतनी वो नहीं होती है, जो बहस और मुहावरा और संवाद तो आप नहीं कहिए, जो जिस तरह से एजेंडा सेट करने का काम करने के लिए आतुर दिखती है, तो वो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। और ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि आज भी जो वंचित, आप एक उदाहरण देखें कि अभी कल दीपिका कुमारी प्रजापति को गोल्ड मेडल मिला, और उस गोल्ड मेडल के जो खबरें हैं, जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसमें देखे कि या चैनल है उसमें कहाँ किस तरीके से उस खबरों को लिया गया। क्या अगर मान लीजिए कि वो प्रजापति, दीपिका कुमारी प्रजापति नहीं या कोई इस देश का मूल निवासी खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो पूर्वाग्रह, जातीय पूर्वाग्रह भी पूरा समाहित है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने का जो मीडिया का एक महत्वपूर्ण काम है, जो संविधान में भी इसकी व्यवस्था की गई है, और संविधान भी वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने का प्रेरणा, मतलब एक आदेश देता है, प्रेरणा तो नहीं कर सकते। तो अब आप गोबर से नहाने से अगर कोरोना दूर हो जाए, और अगर गाय अगर जो है किसी गणेश का पत्थर का गणेश जो है दूध पीने लगे, तो इस तरह की चीज़ों को मीडिया अगर महिमा मंडित करके, तो वो क्या है, ये तो एक जातीय पूर्वाग्रह है, या एक जो वैचारिक पूर्वाग्रह भी आप कह सकते हैं, या जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है जिसमें श्रम का विरोध, चातुर्वर्ण व्यवस्था में जिसमें श्रम विरोधी जो एक पूरी व्यवस्था है उसको लाने का काम मीडिया कर रही है। और उसमें तमाम जो यथास्थितिवादी ताकतें हैं, चाहे वो समाज के लोग हैं या मीडिया के लोग हैं या कार्यपालिका में बैठे हुए लोग हैं, सब लोग अपने अपने तरह से योगदान देकर इस देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को, लोकतंत्र को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। और आज मैं जब समता पत्रिका के 93 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर जब हम एक ऑनलाइन परिचर्चा के लिए आए हैं, तो ये बात रेखांकित करने लायक है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो उस समय की जो पीड़ा थी, जो उस समय का, जिसके वजह से उन्होंने पत्रिका, मैंने संसाधन के अभाव के बावजूद पत्रिका निकालने का काम किया। और आज भी अगर आप कोई सामाजिक जो वंचित जमात है उसकी बात करते हैं, आप AIBC TV या तमाम जो सोशल मीडिया चैनल हैं, प्लेटफॉर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर मान लीजिए AIBC जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप दिल्ली में मावलंकर ऑडिटोरियम में एक बड़ा प्रोग्राम करें, सामने में INS है, वो आपकी खबरें 2 लाइन भी नहीं लगेगी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मुख्य नायक का प्रेस रिलीज उस समय केसरी के ब्यूरो चीफ ने लौटा दिया था, तो आज लौटाया था नहीं है, आज उसको कूड़े दान में डाल दिया जाता है, बस फर्क है। तो हम उसी जमाने में जी रहे हैं, 1930 का अगर हम याद करें तो बहुत। और कश्यप साहब, एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, तो पिछले जो मंडलोत्तर भारत में सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन की
की दावा करने वाली बहुत सारी सरकारें, मैं नाम नहीं लूँगा, इस देश में आए, बहुत सारे नेता बने। उन नेताओं ने भी एक मीडिया में काम करने वाले जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को अपने बगल में बिठा करके अपने खबरों को फ्रंट पेज पे छपवा कर, क्योंकि वो पावर में है, तो पावर के जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से मीडिया अपना रंग बदलती है, तो वो उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं समझा, खास करके उत्तर भारत में। अगर दक्षिण भारत में आप देखें तो डीएमके और तमाम जो सोशल फोर्सेस हैं, उनका अपना चैनल है, कम से कम अपने स्टेट में वो कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन आप देखिए उत्तर भारत में माननीय कांशीराम साहब ने यहाँ एक प्रयास किया था मीडिया प्रोजेक्ट, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाया। और जो सामाजिक न्याय की जो बहुत सारी ताकतें हैं, और मैं बहुत सारे उस दौर में मैं बहुत सक्रिय रहा हूँ, मैंने देखा कि लोग ये सोचते थे कि यहाँ पे एक और बात रेखांकित करने वाली है कि पावर में, सत्ता में आने के बाद ये जो पिछड़े वर्ग के और जो दलित समुदाय के जो नेता हैं, एंटी ओबीसी एंड एंटी SC ST, एंटी इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। और उनको लगता है कि अगर हम कोई एक पत्रिका निकालकर और उसका संपादक किसी ओबीसी को बनाऊं, किसी SC ST को बनाऊंगा, तो ये जो तमाम जो मनवादी मीडिया है और इस मीडिया में के जो संपादक हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो उनको नाराज करने से हमारी कवरेज कम हो जाएगी। वो ये नहीं जानते कि जब हम सत्ता से दूर चले जाएंगे तो यही मीडिया वाले घूम घूम कर दिखलाएंगे कि किस तरह से आवाज से, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी बुद्धिजीवी हैं, समझ जाएंगे, नल का टोटा तोड़ करके ले गया, और तमाम दिखाया जाएगा कि तरन ताल में जो पाइप लगे हुए थे वो ले गए। ये मीडिया वो दिखाएगी। अगर उनका अपना मीडिया होता तो ये बता सकते थे कि हमने नहीं तोड़ा था, बल्कि इसको तोड़ करके और मनवादी मीडिया को बुला करके और ये दिखलाया गया, हमें चोर बतलाने की कोशिश की गई। तो ये इनको और तमाम जो हमारी सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं, जिस तरह से ब्राह्मणों के वोट के लिए और अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। तो मतलब बहुत निराश करने वाली मतलब एक स्थिति आज के दौर में सामाजिक न्याय की राजनीति की भी है और सामाजिक न्याय की मीडिया की है। और ऐसे दौर में आप जैसे लोग जो हैं कुछ हौसला और कुछ मतलब एक आशा की किरण दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया में तमाम जो चीजें दिखाई देती है। जी आप हमारे पटेल साहब आ गए हैं। पटेल साहब को जय भीम और स्वागत। और अब पटेल साहब जी आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। देखिए 1928 जब 1928 में जब बाबा साहब ने समता प्रकाशन की शुरुआत की थी, उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में कुछ खास मुझे अंतर नजर नहीं आया। क्यों नहीं नजर आया? जैसे आज हमारे जो है इस दबे कुचले वंचित समाज का यानी जाति आधारित जनगणना अगर होगी, जो सबसे कम जनसंख्या वाला व्यक्ति है और 99% जगहों पर वो काबिज होकर के साधनों संसाधनों पर अगर बैठा हुआ है, यदि वो उजागर होगा तो जो है एक बहुत बड़ी परेशानी उसके सामने पैदा होगी। तो जैसे उस समय की परिस्थिति थी, सच्चाई को लिखने से जो है मीडिया भागता था। आज बड़े बड़े अखबारों के संपादक और बड़े बड़े टीवी चैनल्स के एंकर्स और बड़े बड़े पत्रकार जो हैं इस बात को नहीं उठा रहे कि जातिगत जनगणना नहीं होने से कितनी बड़ी परेशानियां हो रही है। इस दबे कुचले वंचित समाज का प्रतिनिधित्व खत्म हो रहा है, एक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। बल्कि उल्टे पत्रकार जो है क्या कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना ना हो उसके पक्ष में कुतर्क जो है अपने अपने संपादक पत्रों के संपादकीय लेखों के माध्यम से और टीवी चैनल के भाषण के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से देते नजर आते हैं। तो यही बात सोच करके बाबा साहब ने ये समता प्रकाशन किया था कि तो मेरी बात जो है वो नहीं जाएगी, जो मैं चाहता हूँ, जो इस देश के दबे कुचले वंचित समाज के लिए है। और आज भी ये समस्या आ रही है। तो हमारे बीच में आदरणीय संतोष पटेल जी भी आए हैं आज के विषय पर चर्चा करने के लिए। अब मैं संतोष जी को आमंत्रित करता हूँ आज के इस विषय पर, एक विषय को ध्यान में रखते, या तो आपने कोई कविता, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे जाने माने कवि हैं, समालोचक हैं, और आपकी जो लेखनी बहुत ही उच्च कोटि की है, इस जो दबे कुचले वंचित समाज को ऊपर उठाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। और सुधीर हिलसाइन जी जो है एक ऐसे पत्रकार हैं
जो एकदम आज भी उसी सच्चाई को उजागर करते हैं, भले ही इनको कुछ नहीं मिलता लेकिन फिर भी उसी बात पर अड़े हुए हैं। जो अत्याचार, शोषण और जो डिस्क्रिमिनेशन की पराकाष्ठा हमारे इस समाज के साथ हुई है, उसको आप बयां करने में बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। ऐसे ही हमारे संतोष जी है। संतोष जी जो है आज के इस विषय पर आप अपना प्रकाश डालिए। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और AIBCA टीवी के तमाम दर्शकों को, आदरणीय डॉक्टर जी सिंह कश्यप जी को, और मेरे मित्र साथी पत्रकार, चिंतक और भाषाविद और भाषा आंदोलन में मेरे बड़े बड़े भाई के रूप में सहयोगी आदरणीय सुधीर हिलसाइन जी को सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और सारे दर्शकों को मैं अपना जो है अभिनंदन और वंदन करता हूं। और मैं कश्यप जी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो समय समय पे हम लोग को बोलने का मौका देते हैं। विषय जो रखी गई है उस विषय के ऊपर बहुत सुंदर विचार सुधीर हिलसान साहब ने रखा, और उनकी जो चिंता है वो वाजिब है। शायद यही चिंता हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर अंबेडकर को की भी थी। मुझे इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जब भारत की मीडिया उन्हें रेखांकित नहीं करती थी, उनको प्रकाशित नहीं करती थी, उनको कोई तवज्जो नहीं देती थी, तो बाबा साहब के आलेख उस समय अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में छपते थे। द टाइम्स लंदन में उनके अखबार उनके आर्टिकल पब्लिश होते थे। डेली मरकरी ऑस्ट्रेलिया से निकलता था, उसमें उनके आलेख निकलते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क एम्स्टर्डम न्यूज़, बाल्टीमोर अफ्रो अमेरिकन न्यूज़पेपर, द नॉर्फोक जर्नल जो कि प्रकाशित होता था, इन सारे तमाम उन समय के अखबारों में और जर्नलों में बाबा साहब छपते थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और भारतीय, जिसको ये लोग मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं, ये मीडिया का जो चरित्र है, जो चाल है, जो स्वभाव है, उसमें तनिक बदलाव नहीं है। ये सबको मालूम है कि ये मीडिया जो है, जिसको आप लोग मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं, ये ब्राह्मण और बनियों का गठजोड़ का एक दुकान है। इस दुकान को सत्ता का संपोषण हासिल है, और ये सत्ता को संपोषित करने का एक टूल भी है। इसलिए जब बाबा साहब इन तमाम में अखबारों का नाम ले रहा था, उसमें उस समय भी बाबा साहब तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। भारत के सबसे हाशिए पे खड़ी जो जनता थी, उनकी जो समस्याएं थी, छुआछूत हो, डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन, अमानवीय व्यवहार, जो जिस हमने चतुर्वर्ण की बात की, जो पुरुष सूक्त का वेद में चर्चा किया गया, उन तमाम सारी चीज़ों को इस समाज में उस समय भी थी, और आज कमोवेश उसका रूप बदल के आज भी मौजूद है। रूप बदल गया है, मायावी रूप में है, लेकिन है ये हम सत्ता के चाल चरित्र चेहरे से देखते हैं। विश्वविद्यालय से लेके तमाम तरह के संस्थाओं पे ये हम आज भी देख रहे हैं। लेकिन अब इन बीच में बाबा साहब का संघर्ष देखना कि उन्होंने कैसे मुकनायक 1920 में पब्लिश किया। उन्होंने देखा कि भारत की जो मीडिया है, जिस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है। एक इतने हाईली इंटेलेक्चुअल, दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेजेबल पर्सन, जिनका काउंट 1 से 2 लोगों के बीच में अगर दुनिया का होता, उसमें हमारे बाबा साहब हैं। तो उनके जैसे व्यक्तित्व के लिखे हुए के, जिनके आर्टिकल में फैक्ट्स एंड फिगर है, जो अर्थशास्त्र के ज्ञान ज्ञाता हैं, जो थियोलॉजी के ज्ञाता हैं, जो जर्नलिज्म के ज्ञाता हैं, जिस आदमी ने कभी ढंग से इंग्लिश का किताब भी नहीं पढ़ा, अब बाबा साहब कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय से करके आते हैं, दुनिया उनकी बातों को सुन रही है, समझ रही है। और यहाँ पे तो सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो संस्कृत का दो चार अक्षर बोल देगा, हा, बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी। और उस दौर में बाबा साहब ने ऐसे विषयों को उठाया, मुद्रा से लेकर अर्थशास्त्र तक, और जिस तरह से कानून मंत्री के रूप में, तो उन्होंने देखा
कि यहाँ की जो मीडिया है किस तरह से उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया कर रही है। आज भी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, यही मीडिया उसी तरह का उस समय कर रही थी जो आज कर रही है। लेकिन बाबा साहब ने उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया, मुख्य नायक निकाले, बहिष्कृत भारत निकाला, जिस समता की बात कर रहे हैं 1928 में उस समता अखबार निकाला, और जनता अखबार। उसी तरह मैं एक और देख रहा था कि बाबा साहब वही नहीं, अपनी भाषा के प्रति भी बड़े सशक्त थे। आदरणीय सुधीर हिलसानी जी मगही भाषा के आंदोलन और मैं भोजपुरी भाषा के आंदोलन के लिए जंतर मंतर पे हम लोग पिछली बार भी बैठे थे, और मेरा इनसे इंटरेक्शन ही अम्बेडकर फाउंडेशन जो संस्थान है, जो कि अब तो बहुत बृहद रूप में बन गई है, लेकिन वो पूरा का पूरा आरएसएस का कब्जा है वहाँ पे, और वहाँ आरएसएस के हिसाब से ही वहाँ काम किया है। तभी विगत 1 महीना पहले मेरे को फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे, मैं बोला पहले भेज दो फिर मैं बनूंगा आपका मेंबर। तो फिर वो उसने पीडीएफ भेजा और मैं पढ़ा तो देखा कि बस बीमारी वही है, पुरानी बीमारी। हिलसानी जी के समय का भी हमने देखा है, इन्होंने भी कई सारी जो वहाँ से पत्रिकाएं निकलती थी उनको देखा, वो है पत्रकारिता, वो है सच्चाई के साथ टिके रहना। लेकिन आज देखिए चापलूसी का हद है। तो ऐसे दौर जो आज दौर चल रहा है, ये दौर बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, उसका एक टर्मिनोलॉजी है पोस्ट ट्रूथ एरा। तो ये पोस्ट ट्रूथ एरा जो था वो उस समय भी था जब हिटलर था, कि झूठ को ऐसा ऐसा परोसो कि बिल्कुल सच लगे, और माने हद से ज्यादा सच लगे, लोग मान ले। उसके लिए मीडिया ही सबसे ज्यादा उस समय काम कर रही थी, आज भी वही कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में सोशल मीडिया ने अपना रोल अदा किया है। आज हमारे कश्यप जी एक छोटे से चैनल को लेके भी आते हैं, AIBCA को, तो उस पे हिलसानी जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, हम लोग जैसे भी छोटे मोटे कवि बोल लेते हैं, जिनको बोलने का अधिकार नहीं था। मैं बाबा साहब से इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हूँ कि वो हमें प्रेरणा देते हैं कि संघर्ष कैसे विसंगतियों के बीच में अपनी जगह बनानी है और संघर्ष करना है। तो बाबा साहब उस स्थिति में भी आमी शासन करती, जमात बरनार, उस तरह उनका एक प्रबुद्ध भारत बहुत दिनों तक चला। सारी पत्र पत्रिकाओं को निकाल के उन्होंने ये भी बता दिया कि तुम्हारी बपौती नहीं है, हमारे पास भी है टैलेंट। रही हमारी जनता फाइनेंशियली थोड़ी साउंड नहीं है, कई सारी उनकी पत्र पत्रिकाएं फाइनेंस की कमी के कारण बंद भी हुई। अब आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, तो शायद बाबा साहब रहते और उनका अगर ये सपना होता तो हम लोग उनके सपना को साकार करने में कामयाब रहते, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से बनाया, शिक्षा दीक्षा करके थोड़े तो स्वावलंबी बना दिया कि आज बाबा साहब के एक इशारे पे पता नहीं कितने लोग उनके पीछे लग जाते। बहरहाल फिर भी उन्होंने हम लोग के लिए एक फाउंडेशन बना दिया, एक ज़मीन बना दी, जिस ज़मीन से लड़ने को मैं एक भोजपुरी का आंदोलन अपना सा करता हूँ। एक अखबार न्यूज़ नहीं देता है, बिल्कुल सुधीर साहब ने जो बात कही है अक्षरशः सही है, कि पीछे में वो INA या कुछ करके है जो न्यूज एजेंसी है, तो उसमें न्यूज़ दे देते हैं, कभी न्यूज़ नहीं छपता। हम लोग का न्यूज़ दिल्ली में भी नहीं आता। और एक आदमी है जिसका पूरा सेटिंग है, एयरपोर्ट में ले आके थोड़ा लोगों को पत्रकार लोगों को दारू वारू पिला देता है, मुर्गे सुर्गे खिला देता है, वो सबसे बड़ा भोजपुरी का आंदोलन करता हो जाता है। जबकि सच्चाई है कि उसने मेरी किताब चोरी करके अपने नाम से छपवा ली, जिसके खिलाफ मैं लड़के उसको अकादमी से बाहर करवाया, सब जगह करवाया। जी जी जी। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं इन मीडिया के माध्यम से अपने आप को बहुत बड़े ये बन जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में सोशल मीडिया के भी हम लोग को शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो लोग हमारे न्यूज़ नहीं छापते हैं, सुधीर साहब बैठते हैं आज आंदोलन में और मिनट में मॉरिशस में इनका न्यूज़ देखा जाता है और मेरे पास फ़ोन आता है, भाई आज तो मगही वाले भी थे आपके साथ में। बिल्कुल जी, मैं मगही वालों के साथ था। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया ने इतना तो जरूर कर दिया कि हमें बोलने की जगह दे दी, हम अपनी बात रख सकते हैं, दबंगता के साथ रख सकते हैं। तुम्हारा है
तो हमारा है। और इसलिए मैंने एक जारी है लड़ाई जो मेरी पत्रिका ये क्या कहते हैं, मेरा कलेक्शन आया था जो आपको मिला भी है कश्यप साहब, उसमें मैंने एक कविता लिखी थी, मुख्य धारा बनाम सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया ने दलित, दमित, वंचित, पिछड़े और जो हाशिए के समाज के लोग हैं, जो सबल्टन सोसाइटी है, उसको तो आवाज़ दी है। अभी हमारे कई सारे चैनल इस पे बन गए हैं यूट्यूब के अंदर, जहाँ हम लोग बहुत कुछ, बाबा साहब की किताबें मैं नहीं पढ़ सका हूँ, मैं बड़ा ईमानदारी से बोलता हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया पे इतने सारे चैनल अच्छे सब आए, शुद्रा है, आपका चैनल है, इस पे कितने विद्वान जन आते हैं, उसी तरह कई नेशनल दस्तक है, नेशनल ऐसे करके कई सारे हैं, दलित दस्तक हैं, तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं समझने को, पढ़ने को, हमारी समस्याओं से जुड़ी हुई चीज़ें, हमारे लोगों की बातें, हमारे बहुजन नायकों की बातें, जो बहुजन विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, उन सब की बातों को अलग अलग समय पे जब उनका जयंती आता है, जन्म जयंती होता है या पुण्यतिथि होती है, तो या जो हमारे संत फकीर थे, उन सब के बारे में हम लोग इस सोशल मीडिया से बहुत कुछ जान गए हैं और जान रहे हैं। और ये भी अवेयरनेस का एक अच्छा माध्यम है। तब जब हर बड़े मीडिया पर, जिसको ये सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम की मीडिया कहते हैं, जहाँ पे बनिया और ब्राह्मणों का एक बड़ा गठजोड़ है और सत्ता का एक तरह से संपोषण है, क्योंकि सत्ता ही इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट दे रही है, और उस एडवर्टीजमेंट की कीमत आप सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार मान्यवर काशीराम जी ने, ये आशुतोष जो आज तक में था और कुछ दिन के लिए आम आदमी पार्टी में गया हुआ था, तो ये बहुत छदम जो है वो बनता है कि मैं बहुत सोशलिस्ट हूँ और इस तरह से बात करता हूँ, लेकिन है बेसिकली वो बनिया, घोर बनिया और घोर संघी हैं ये लोग। तो एक बार वो कुछ ऐसा शैतानी किया होगा मान्यवर काशीराम जी के पास, उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया उसको, और जब उसको एक थप्पड़ जड़ दिया तो बड़ा हंगामा हुआ। तो मैं पढ़ रहा था संस्मरण, दूरदर्शन के महानिदेशक थे, उनका नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, लेकिन उनके नाम के साथ राम लगा था। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल न्यूज बना कि मान्यवर काशीराम जी ने थप्पड़ लगा दिया आशुतोष को, और ये न्यूज को चलाने की बात हुई थी। तो न्यूज को सेंसर करना था, इस न्यूज को चलाना नहीं था, सेंसर करना था, लेकिन इस न्यूज को उन्होंने चलवा दिया तो लोगों को बात समझ में नहीं आई, और पूरे भारत में लोग जान गए, और क्लिप भी दिखाया गया, दूरदर्शन ही होता था उन दिनों, कि भाई मान्यवर काशीराम ने जी ने ये आशुतोष को थप्पड़ जड़ा है, और पूरे मान्यवर के खिलाफ पूरी ये हो गई। लेकिन ये भी एक बात गया, तो जो महानिदेशक थे दूरदर्शन के, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया था तो उनसे पूछा गया कि आपने ये न्यूज क्यों चलाया। बोला ये न्यूज चलना बहुत जरूरी था, ये इसलिए जरूरी था कि मैं चाहता था ये न्यूज चले, मैं ये दिखाना चाहता था कि कल तक तुम थप्पड़ मारते थे, आज देखो मैं तुम्हें थप्पड़ मार रहा हूं। और ये संदेश मैं पूरे भारत को देना चाहता हूं, तमाम जो संघी विचारधारा के लोग हैं, बनिया ब्राह्मणों का जो विचारधारा है, उस पे ये एक थप्पड़ इतना भारी पड़ा कि समझिए कि वो दूरदर्शन के महानिदेशक जो साहब थे, उनकी नौकरी पे बन आई थी, लेकिन उनको बड़ा इस बात का संतुष्टि था। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें भी जब मौका मिलता है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिस काम से हमारे समाज का आत्मसम्मान बढ़े। जी जी, मैं फिर आऊँगा आपके पास। एक सवाल जो है सुधीर हिलसैन जी से है, अपने माइक को अनम्यूट करें। अब देखिए, एक विश्लेषण मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें सवाल भी है और उसका जवाब आपको देना है। जैसे शेड्यूल कास्ट का पॉलिटिकल आरक्षण जो है हर 10 साल तक बढ़ाया जाता है, और वो शेड्यूल कास्ट के लोग डिमांड भी नहीं करते कि हमारा बढ़ा दिया जाए, और न ही उसकी संसद में कोई बहस होती, ना कोई चर्चा होती। लेकिन सारे के सारे जो है अखबार, इंग्लिश के, हिंदी के, सारे के सारे टीवी चैनल्स, सारे के सारे पत्र पत्रिकाओं के संपादक एक ही भाषा निकालते हैं,
एक ही भाषा निकालते कि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ा, और कौन सा आरक्षण बढ़ा वो ये तो बताते नहीं कि नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की तो बात नहीं है, ये वो पॉलिटिकल आरक्षण नहीं बताते कि लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा। तो जो है एक काम विरोध में होने वाला है, डिमांड भी नहीं वो उसकी कर रहा है, लेकिन वो सारे अखबार हिंदी के, अंग्रेजी के, पत्र पत्रिकाएं, टीवी चैनल्स एक ही भाषा बोलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? एक भाषा बोलने का क्या उनकी बैठक होती है आपस में, साठगांठ होती है जो आज परिस्थिति है या 1928 की परिस्थिति से उसको कोरिलेट करके आप बताएंगे? जी सुधीर जी। हाँ, ये देखिए इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि आरक्षण मतलब जो कि योग्यता का हनन होता है। अब वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% मिल गया, वो ये भी बात भूल जाते हैं कि वो भी योग्यतावादी जो आरक्षण विरोधी लोग थे अपने आप को योग्यतावादी बोलते थे कि वो डॉक्टर ने किसी ने कैंची छोड़ दिया, इस तरह के उदाहरण देते तो वो शेड्यूल कास्ट ही होगा या वो रिजर्व कैटेगरी का होगा, या कोई अफसर मान लीजिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है वो अगर अपर कास्ट भी है तो वो बोल देंगे ये लगता है कि ये कोई आरक्षित वर्ग का है। तो ऐसा करके वो एक प्रोपेगेंडा, वो भी एक उनका एजेंडा है प्रोपेगेंडा सेट करना कि आरक्षण सही चीज नहीं है, और ये आरक्षण से देखो इनको मिल गया मतलब हम उनको भीख दे रहे हैं। और जबकि वो देखिए हजारों वर्षों से ये खुद आरक्षण लिए बैठे हैं मंदिर में। अभी देखिए अभी तमिलनाडु में वो डीएमके की सरकार आई तो उसने कहा कि मंदिरों में जो है वो और लोगों की नियुक्तियां की जाएगी, लेकिन मंदिरों में तो उनका हजारों साल से आरक्षण है। आरक्षण कोई 1902 में जो साहू जी महाराज ने दिया वो वहां से शुरू नहीं हुआ, ये तो ये ओबीसी के लोगों को मतलब वंचित जमात के लोगों को दिया गया, पिछड़े वर्ग को दिया गया। लेकिन ये सिर्फ इस आरक्षण को, जब आरक्षण की बात करते हैं तो वो शंकराचार्य ब्राह्मण बनेगा या किसी संगठन में एक खास जाति के लोग ही वर्षों से बिठाए जाएंगे, ये अघोषित जो आरक्षण है। तो वही बात यहाँ पे आ जाती है कि आपका जो माध्यम है, मीडिया है, वो आपके पास नहीं है ना भोंपू बजाने के लिए, जो कि गलत बात को ही बार बार बोलता रहे। आरक्षण आरक्षण की दलितों को मिल गया, पिछड़ों को मिल गया। अब आप देखिए मंडल आरक्षण, मंडल आया, मंडल के कारण सरकार बीपी सिंह की सरकार गई, अगर मंडल नहीं आता तो बीपी सिंह जी की सरकार चलती अभी। लेकिन और जिस तरह से विधायिका, तो उस समय विधायिका जो अल्पमत की सरकार थी और तमाम जो दूसरे लोग थे, लेकिन जो कार्यपालिका के अंदर और जो इंटेलिजेंसिया है वो और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी आरक्षण विरोधी आंदोलन को। आप उस समय का अगर मैंने उस पर रिसर्च किया है, अगर आप देखेंगे क्लिपिंग्स, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लोग देह में आग लगाना शुरू किए थे, छात्रों को बहकाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है, और मैं इस बात पर बिल्कुल जोर देना चाहूँगा कि अगर कोई सही चीज़ को सही ढंग से, मैं उनका जो एग्जैक्ट जो लाइन है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो वो कहते हैं कि पत्रकारिता का पहला कर्तव्य बिना किसी प्रयोजन के समाचार देना होना चाहिए। निर्भयता पूर्वक उन लोगों की निंदा करना जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, फिर चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, वह पूरे समुदाय के हितों की रक्षा करने वाली नीति को प्रतिपादित करना। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लाइन है। ये मैंने ये जो शब्द है, तो आप देखिए इसको, आप शब्द को सामने रख कर आप देखिए ना, इसमें एक भी चीज वो जो समुदाय के हितों की रक्षा करने वाली नीति, आरक्षण क्या है? लोकतंत्र को समृद्ध करने वाली और लोकतंत्र की जो संकल्पना है उसको साकार रूप देने के लिए आपके जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले, ये जरूरी है। तो ये जो नीति अगर कोई आती है तो उसका आपको सपोर्ट करना चाहिए मीडिया का, लेकिन विरोध हो रहा है। तो वो आरक्षण जो है ये एक मतलब जब आरक्षण की बात वो बोलते हैं कि 10 साल के लिए और आरक्षण, मतलब कब तक झेलेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवकाश की घोषणा की, तो आज भी लोग उस 14 अप्रैल के अवकाश पे
आज भी आपको लोग नाक भौं सिकोड़ते हुए मिल जाएंगे, बोलेंगे कि अरे 365 दिन ही छुट्टी कर दो। मतलब उनको और छुट्टियों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती, वो भी देखिए, मतलब हर साल इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। मतलब कि जैसे, अब इसमें क्या, मैं टेक्निकल चीज में नहीं जाना चाहता, और क्या मतलब उनकी प्रतिबद्धता, क्या उनको उसमें प्रॉब्लम है। सरकार इसको एक ही बार में क्यों नहीं ऐसा कर देती कि हर साल एक दिन पहले, मतलब एक जताना, एक तरह से ये जताना कि हम आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। मतलब वो 13 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आएगा कि कल जो है गजटेड हॉलीडे है, होना हर साल है। किसी सरकार की ताकत नहीं है, मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 14 अप्रैल की जयंती के अवकाश को रद्द कर दे। कोई भी सरकार, आने वाले 100 सालों की सरकार या मतलब वर्तमान, लेकिन फिर भी वो एक बार एक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं कि जिसमें हर बार कोई नोटिफिकेशन, एक कागज बर्बाद न करना पड़े। तो ये जो एक इसमें कार्यपालिका का रोल होता है। मैं एक और यहाँ पे आपके माध्यम से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से मेरी एक बार बात हुई। मैंने बोला कि आपने मंडल की सम रिकमेंडेशंस को क्यों लागू किया। ये बहुत, मैं एक किताब मेरा तैयार है, वो आएगा, उसमें मैं इसका विस्तार से जिक्र करूँगा। मैं क्लू बताना चाहता हूँ कि जब ये हुआ कि मंडल को लागू करना है, तो देखिए विधायिका व्यस्त होती है, कार्यपालिका में जो बैठे हुए जो लोग होते हैं, वो लोग उस समय जो एक पदाधिकारी ने सम रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन, अब सोचे उतना ताकतवर प्रधानमंत्री भी इस बात से अनभिज्ञ, माने प्रधानमंत्री को भी अनभिज्ञ रखा गया कि ये मंडल कमीशन की सिफारिश, तो पूरी सिफारिश सम क्यों जोड़ा। मंडल आय की पूरी जो जितनी भी उनकी अनुशंसा है सबको लागू करो। तो 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर, सम रिजर्वेशन फॉर ऑफ मेडिकल, मंडल कमीशन नोटिफिकेशन जारी होते समय जो कार्यपालिका में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं उन्होंने डंडी मार दिया। तो ये जो, तो इसीलिए देखिए आप आज भी क्या स्थिति है, आप देखिए आज आप ब्यूरोक्रेसी में देखिए कितने लोग सचिव हैं SC ST और OBC के, आज भी नहीं है। आप ज्वाइंट सेक्रेटरी देख लीजिए, आप सभी विभागों के संयुक्त सचिव की एक लिस्ट बना लें। तो और लेटरल एंट्री का मामला अभी आया, क्या है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री में जो नीतियां हो रही है उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, उसमें कोई OBC SC ST के लोग नहीं होंगे। तो मतलब पहले से भी लोग हैं। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो कुछ हमारे भी अधिकारी हैं वो वहां पे जा करके अपनी नौकरी करने लगते हैं, और उस नौकरी करने के कारण वो वहां पे उन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं। उनको अपनी कैरियर की चिंता ज्यादा होती है। जो मैं आपके माध्यम से उनको मैं मतलब जो दलित ब्राह्मण कह लो, पिछड़ा ब्राह्मण कह लो, ऐसे जो लोग हैं, मतलब उस तरह के अधिकारी, वो वही चीज कहेंगे, इवन कि उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि दे हैव लैकिंग ऑफ सोशल एजुकेशन। और सिस्टम ऐसे लोगों से काम करवाना चाहती है, वो हाँ में हाँ मिलाएगा कि हाँ पूरा अभी नहीं, सम 27% रिजर्वेशन ही काफी है। हालांकि वो अधिकारी उस समय वो सोशल जस्टिस का अधिकारी नहीं था, मैं आपको क्लियर कर दूं। वो अधिकारी वो जो थे सवर्ण समुदाय से थे, लेकिन उन्होंने VP सिंह ने ये बात मुझे बोली, वो मैं एक अपने पुस्तक में लाने वाला हूँ। वो कुछ टेक्निकल रीजन से अभी रुका हुआ है, उसमें बहुत सारे, तो मतलब और तमाम जो एक्चुअली जो हमारे जो मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, उनको गवर्नेंस नहीं पता है, गवर्नेंस का मतलब नहीं पता होता हमारे लोगों को। इस वजह से वो जो है, और उनको एक और चीज एक है, कई बार तमाम आप देखिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जब चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी बने थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के बारे में आपको पता है, वो बहुत विद्वान थे, विदेश से आए थे, तमाम चीजें। और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का डायरेक्टर थे डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, और डॉक्टर जसवंत सिंह यादव मैं IIMC से पढ़ा हूँ। और उन्होंने, मैं एक और चीज आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव वो थे, ही इज ए यंगेस्ट प्रोफेसर, और उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया था IIMC में।
इंस्टीट्यूशन में मंडल कमीशन अर्जुन सिंह ने लाया ना, अर्जुन मंडल 2 में आया। उस समय नौकरियों में आरक्षण था बीपी सिंह के समय। लेकिन देखे एक अधिकार, एक व्यक्ति अगर मान लीजिए सोशली एजुकेटेड है, तो डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का मैं आभार आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने 27% रिजर्वेशन लागू कर दिए थे। वो जब सरकारी नौकरी में वो इंस्टीट्यूशन में लागू कर दिया। बोल्ड थे, पढ़े लिखे थे, सोशली एजुकेटेड थे। तो ऐसा नहीं है, कई बार अब जब उन्होंने कर दिया लागू, तो मान लीजिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का वो ऑटोनोमस बॉडी है, और वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी मान लीजिए कोई ऐसे अधिकारी होंगे जो उस बात से नाराज भी हुए होंगे, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने अपनी पद की चिंता किए बगैर और अपने कमिटमेंट को और अपनी जो उनका जो उत्तरदायित्व है, कर्तव्य बोध को महसूस करते हुए मंडल कमीशन लागू कर दिया। तो 27% तो कुछ लोग वहाँ आए। तो एक ऐसे लोग हैं लेकिन बहुत कम हैं। तो मैं फिर मैं आपको तो मैं वो आपकी बात पे कंक्लूड करूंगा आरक्षण वाली बात पे। तो मतलब वो एक इस तरह का एक जुमला बना करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का, इंटेलिजेंसिया को खिलाफ करने का कि आरक्षण से योग्यता का हनन होता है। आज भी कर रहे हैं। आज कोई ट्वीट किसी ने शेयर किया था फेसबुक पे। उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि जो वैक्सीन के बारे में था, वैक्सीन जो है उनको 2 नहीं 4 वैक्सीन दो, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि उनके साथ उत्पीड़न हुआ है। तो किसी हमारे साथी ने मतलब पोस्ट किया और उस पर बोला कि भाई ये तो EWS वाले, इनको और दो, क्योंकि इनको और ज़रूरत है, इनको 8 दे दो। तो मतलब इस तरह EWS के आरक्षण लेने के बाद भी वो योग्यतावादी बने हुए हैं, और आज भी मीडिया उनको योग्यतावादी के में। और एक चीज मैं यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप बता देना चाहता हूँ कि समता पत्रिका का प्रकाशन अवरुद्ध होने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 24 नवंबर 1930 को जनता का प्रकाशन प्रारंभ किया। उसी समता के कंटिन्यूएशन में, मतलब तमाम परेशानियां आर्थिक और आपको मतलब बताऊं कि जनता का प्रकाशन 30 साल तक लगातार हुआ। आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग जनरली ये समझते हैं मुकनायक आया, समता आई और बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत, और इसके बारे में लोग गौर से ध्यान नहीं देते। मैं आपके माध्यम से इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि समता के प्रकाशन के अवरुद्ध होने के उपरांत जनता का प्रकाशन 30 वर्षों तक मतलब हुआ, निरंतर प्रकाशन हुआ। और इसमें ये मैं एक सूचना आपके माध्यम से ये देना चाहता था। तो 24 नवंबर को भी एक प्रोग्राम करिएगा। जी बिल्कुल करेंगे, हाँ 24 नवंबर को भी। संतोष जी वेट कर रहे हैं, और मैं इनसे जारी है लड़ाई के बारे में कुछ, क्योंकि बिना लड़ाई के काम होने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम का समापन जारी है लड़ाई से ही शुरू होगा, और मैं आमंत्रित करता हूं उनकी जारी है लड़ाई के लिए। सर से सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत सारी बातें बताते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और ये सोशल अवेयरनेस के लिए ज़रूरी भी है। जिस तरह से सारी चीज़ें वो लोग बनाते हैं और कैसे दुष्प्रचारित करते हैं और उसके पीछे का क्या एजेंडा होता है, तो इन सारी चीज़ों को खोल दिया है सुधीर जी ने। और हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी नौकरी वगैरह में हैं, तो किस तरह से बातें बनाई जाती है और किस तरह से हमारे अवसरों को छीना जाता है, और हमारे जो प्रतिनिधित्व हमारी होनी चाहिए उसको कैसे हैम्पर किया जाता है। उसके लिए उनके पास कई सारे टूल्स हैं, कई सारे उनके पास अपने बनाए हुए प्रोपगंडा है, जिन प्रोपगंडा के आधार पर, चूँकि सदियों से ये लोग प्रोपगंडा पे ही काम किए हुए। और ये भी है कि जो आरक्षण के नाम पे बातचीत हो रही है, तो अब तो EWS के ऊपर अब बात शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग भी ऑफिस के अंदर में सुनते हैं कि ये जी फलाने हम से आए हैं, जी झिमके से आए हैं। और जब एकदम से ये लोग, हम लोग भी अब शुरू कर देते हैं, अच्छा तो आप EWS से आए हैं, अच्छा ठीक है। तो अब उनको जो है ना धक से लगता है, क्योंकि हम लोग को तो बहुत आदत सी हो गई थी, तो हम रिटेलिएट तो करते थे। लेकिन अब जब वो उनको इस तरह को सुनने को मिल रहा है, तो रिटेलिएशन बराबर होगा।
आने वाला वक्त में आप देखिएगा अच्छे से रिटेलिएशन होगा। ये बात ठीक है कि भाई हमारे लोग एक दो लोग सचिव वगैरह बनते हैं और सारी व्यवस्था ऐसे बनाई जाती है कि मैं तो अब कहीं सरकार के अंदर में ही काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बताता कि किस तरह से ड्रामेबाजी होती है, कैसे जातिवाद होता है, कितना जातिवाद का नंगा नाच होता है, और कैसे कैसे उगाही करने के तरीके बनाए जाते हैं, और अपने अफसरों को, अपने जाति के लोगों को ले आके किस तरह से उन सारे पोस्ट पे बैठाए जाते हैं जहां से एक्सटॉर्शन का काम होता है। बहरहाल मैं अपनी एक जो कविता संग्रह है जारी है लड़ाई, उसमें एक मैंने कविता लिखी थी मुख्य धारा बनाम सोशल मीडिया, उससे मैं एक ये कविता आप लोग को परोस रहा हूँ क्योंकि अब कार्यक्रम का भी अंत होना है। तो सुनिए, प्रस्तुत है। मुख्य धारा बनाम सोशल मीडिया। मुख्य धारा की मीडिया बड़े बड़े घराने, बड़े तथा कथित प्रबुद्ध पत्रकार, ज्ञानी और महान, कलम के जादूगर, बड़े बड़े विज्ञापन, मोटी कमाई, बड़े बड़े कैप्शन के साथ सरकार का महिमा मंडन, सच उजागर करने की बात तो करते हो, निष्पक्ष होने का दम भी भरते हो, खंबा कहते हो, पर सदियों से हमारी पीड़ा, हम पर हुए अत्याचार, हमारे हक की बात क्या कभी उठाई तुमने? सच बताना, कभी उठाई कलम हमारे लिए? कभी कैमरे को ऑन किया हमारे लिए? कभी हमारी संस्कृति को जानने की कोशिश की? तभी तुम्हारी ये हालत है। कलम डुबा रखी है चापलूसी में, कैमरा लगा रखा है चरण वंदना में। न कभी थी न है मुख्य धारा की मीडिया तुम्हारी विश्वसनीयता। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच जिसने अभिव्यक्ति को दिया एक नया मुकाम, सबको बनाया पत्रकार, लोकल संस्करण नहीं संपूर्ण ग्लोबल मंच। जो दिखाता है आईना मुख्य धारा की मीडिया को, जो बताता है दुनिया को तुम्हारी अमानवीयता को, जो दिखाता है तुम्हारी वास्तविक स्थिति को, जो दिखाता है तुम्हारी पार्श्विक वृत्ति को, जो दिखाता है तुम्हारी क्रूरता को, तभी तो तुम डरने लगे और बना बना कर अपनी आईटी सेल इसकी विश्वसनीयता को घटाने का षड्यंत्र करने लगे। रोज रोज फरमान सुनाते हो सोशल मीडिया को, क्योंकि मालूम है तुम्हें यदि यह किसी को जिता सकता है तो किसी को हरा भी सकता है, यह किसी को जिता भी सकता है तो किसी को हरा भी सकता है। तो सोशल मीडिया की ताकत तो पूरी दुनिया ने मान लिया है। यही मेरी कविता का जो क्रक्स था कि हम सबको पत्रकार बनाया, जैसे बाबा साहब ने उन विसंगतियों, उन डाइवर्सिटी, वो क्या कहते हैं, कमियों के बीच जो डिफ़िकल्टीज थी उनके बीच भी उन्होंने अपने को ग्रूम किया। तो आज सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे पास कलम है, बुद्धि है, विवेक है, और हमारे तो सारे ही चीज़ ओरिजिनल है। किसी को कट, हम लोग को कॉपी कैट नहीं है। हमारे पास तो अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी अभिव्यक्ति है, हमारे अपने, हम खुद किसान हैं, हम प्रजा पालक हैं, हमें कोई उनसे सीखना नहीं है। तो सोशल मीडिया ने हमें ताकत भी दी है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और आज ये सोशल मीडिया है कि जो वंचित वर्ग है वो अपनी बात तसल्ली पूर्वक रख सकता है। और कई सारे उदाहरण हैं कि सोशल मीडिया ने कई लोगों को बेनकाब कर दिया। जो लोग कहते थे कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। हमारे इलाके में अखबार छपवाने के लिए, न्यूज़ देने के लिए 500 रुपया लेते हैं बिहार में, कि एक छोटा सा न्यूज़ देना है अखबार में तो 500 रुपया दे दो। तो आप सोच लीजिए कि जो हमारे लोग हैं अभी, जिनके पास इतना रिसोर्सेज है, न्यूज़ कैसे आएगी? तो इसलिए ये सोशल मीडिया ने एक रोल तो अदा किया है, मैं उसको, हाँ ये है कि उसको भी मैनिपुलेट करने के काम चल रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों के साथ एक अच्छा आप लोगों के साथ बातचीत हुई। और बाबा साहब तो हमारे शुरू से ही मार्गदर्शक हैं। अगर कोई सवाल होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं उस पर बात करूँ। जी थैंक यू संतोष जी, बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने बात कही, क्योंकि समय की एक सीमा है
और मैं इस चलते चलते आज की डिबेट का सार सुधीर हिलसाइन जी से जानना चाहता हूँ कि संक्षेप में आप जो है 2 मिनट के समय में आज की इस डिबेट का सार बताते हुए और आज के लिए हमारे लिए कितना रिलेवेंस होगा इस पर चर्चा करें। प्रकाशन का 93 साल का के अवसर पे हम लोग बैठे हुए हैं, और जैसा कि मैंने एक पत्रकार के तौर पे जो डॉक्टर अंबेडकर का एक पर्सनालिटी है, जो अभिमुख नायक से लेकर, और जैसा कि संतोष जी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में उनके बहुत सारे लेख, शोध पत्र और तमाम आर्टिकल्स छपते रहे हैं, जबकि हमारा इंडिया की मीडिया उनको गंभीरता से नहीं लेती थी। तो और उन्होंने अपने सामाजिक कार्य क्रियाकलापों को अपने विचारों से और अपने लक्ष्यों को अपने लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए कि वो करना क्या चाहते हैं, एक पत्र पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। जैसा कि आपको पता है कि अभिमुख नायक 31 जनवरी 100 साल 101 साल के बाद अभी 102 वर्ष में प्रवेश किए हैं उनके। और बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1927 को का उसका प्रकाशन हुआ था। फिर समता, और जैसा कि मैंने बताया कि समता के बाद जब अवरुद्ध हुआ तो 24 नवंबर 1930 को जनता का प्रकाशन उन्होंने प्रारंभ किया। और मैं उस 30 साल नहीं बल्कि 26 साल उसका निरंतर प्रकाशन हुआ 1956 तक। और उसके बाद देखिए वो प्रबुद्ध भारत का उसका जनता का ही रूपांतरण प्रबुद्ध भारत के तौर पर किए। तो एक तरह से समय काल को बहुत गंभीरता से समझते हुए उन्होंने जो नाम भी जो पत्रों के रखे, उसको अगर आप देखें तो बहुत उस पर थीसिस लिखी जा सकती है कि मूक नायक, मतलब मूक को, जो कि जिनका आवाज है उनको आवाज देना। फिर उन्होंने समता, उसे थोड़ा आगे बढ़े कि समता के सिद्धांत को प्रतिपादित करना है, उसके लिए उन्होंने समता संघ की स्थापना की और उसका एजेंडा बनाया, लोगों को बताना कि हम क्या करना चाहते हैं। फिर उसके बाद समता संघ को उन्होंने जनता में रूपांतरित किया और जनता का 26 साल तक प्रकाशन। उसके बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 1935 में एवला में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ क्योंकि वो मेरे बश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे बश में। तो इसके बाद जो उनका जो थियोलॉजी और तमाम जो उनका अध्ययन रहा, उस अध्ययन में जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रतिष्ठापित करने के लिए एक राष्ट्र की संकल्पना में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का कितना आवश्यकता है, उस आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए और एक राष्ट्र के निर्माण में जो भी फैक्टर्स, जो भी इनपुट्स चाहिए, उन सब इनपुट्स को पूरा करने के लिए जब उनको लगा कि हमें एक नए, जैसे बौद्ध धर्म में जब वो जाते हैं, बौद्ध 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म जब ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो एक प्रबुद्ध भारत के निर्माण की जो उनकी संकल्पना है, जो आज का जो तथाकथित जो राष्ट्रवाद की बात जो हो रही है, वो राष्ट्रवाद प्रबुद्ध भारत को अगर आप देखें तो उस प्रबुद्ध भारत में आज की जो राष्ट्रवाद की बहुत सारी जो परिभाषाएं कहीं खड़ी नहीं होती। उस प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए उन्होंने जनता का रूपांतरण प्रबुद्ध भारत में किया। सॉरी। तो एक आप देख सकते हैं कि एक पत्रकारीय कर्म के साथ साथ सामाजिक कर्म, राजनीतिक कर्म, सांस्कृतिक कर्म, जब जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को एक सांस्कृतिक कर्म जो उनका था, राजनीतिक कर्म जो मान लीजिए कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और डिप्रेस्ड क्लासेस और जो तमाम ऑल इंडिया कन्फेडरेशन, तो वो जो चल रही थी, इवन लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तमाम जो उनके जो गतिविधि हैं वो सब उनके पत्रकारिता में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्र निर्माण की जो संकल्पना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, वो उनकी पूरी पत्रकारीय कर्म को अगर एक जगह रख दें तो जिस तरह से सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समता, तमाम जो सिद्धांत है और जो करुणा, प्रज्ञा, डिग्निटी, जितनी भी अच्छी चीज़ें हो सकती है एक लोकतंत्र को बनाने के लिए, और जो संविधान में भी खासकर जो संविधान में उन्होंने जो 4 चीज़ों का प्रियम्बल में जो जिस पे जोर दिया, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, जस्टिस, तो इन सब को उन्होंने अपने पत्रकारीय कर्म से कहीं ना कहीं उसको लिया और एक मतलब नागरिक के तौर पर, और एक अगर कोई पत्रकार बनना चाहता है तो पत्रकार के तौर पर
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पत्रकारीय कार्य को गंभीरता से लेना चाहिए और उनके जो आदर्श थे, जो कहते थे कि अगर आपको 3 चीज़ों, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, कि अपने विचारों को प्रतिपादित करने और अपने लक्ष्यों को परिभाषित करने और अपने आलोचकों को प्रति उत्तर देने के लिए जो उन्होंने जो पत्रकारीय कार्य किया, वो राष्ट्र निर्माण के योगदान में भी उनका एक योगदान रहा है, जो कि मुख्य नायक से लेकर प्रबुद्ध भारत तक जाता है। मैं अपनी इसी बात के साथ कि एक मुख्य नायक से प्रबुद्ध भारत तक, और मतलब जनता, मतलब मुख्य का नायक बनने से लेकर और इनलाइटेंड इंडिया, जिसमें कि जब हम एक स्वतंत्र भारत में हमारे पास संविधान है, वहाँ आते हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सितंबर 1951 में जब उन्होंने वो किया, रिजाइन दिया, तो इस्तीफा देने के बाद वो एक वक्तव्य देना चाहते थे। बहुत सारे लोग इस बात से अवगत होंगे, बहुत लोगों को शायद जानकारी उस रूप में नहीं है। उस वक्तव्य में मीडिया पर भी उनका एक था, वो वक्तव्य जो इस्तीफा जो उन्होंने दिया था, और कभी फिर कोई चर्चा रखेंगे तो उस पर डिटेल से बात होगी, बस मतलब मीडिया के। लेकिन उनको वहाँ नहीं बोलने दिया गया, क्योंकि स्पीकर ने वहाँ पे उस समय स्पीकर ने कहा जो आप वक्तव्य देना चाहते हैं पहले मुझे दिखा दीजिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस मिट्टी के बने हुए थे, वो जाति तोरक मंडल ने जब उनको अपने भाषण के लिए आमंत्रित किया था, और जब उन्होंने वो भाषण देना नहीं चाहते थे, भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बोला कि आप भाषण हम तभी पढ़वाएंगे जब मैं पहले देखूंगा। तो जब संत राम बीए जी ने जब उन्होंने भेजा, तो उसके बाद वो प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया था, जिस किताब को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रकाशित किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे शख्सियत थे, वो कोई आजकल के लेखकों की तरह छपास्त्रोगी नहीं थे, कि आजकल हमारे बहुत सारे मित्र हैं, सामाजिक न्याय के धारा के भी मित्र हैं, कहीं भी छपने के लिए कुछ भी लिखने को तैयार हैं, जैसा कि संतोष जी ने इशारा किया पहले। लेकिन आज बहुत सारे, मैं खुद आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरी अपनी एक थॉट है, लेकिन मैं वैसा पत्रकार या वैसा संपादक मैं नहीं हूँ कि जो मुझसे कोई चाहे वो लिखवा ले। वो क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मैं उनका भक्त नहीं हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, मैं इस बात पे बड़ा जोर देकर बोल रहा हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भी जो उनका जो वैचारिकी है, वो उस वैचारिकी में, या बुद्ध की वैचारिकी में, या जो उनकी जो तमाम जो हमारी सामाजिक न्याय के जितने महापुरुष हुए हैं, उनके वैचारिकी में कहीं भक्त बनाने का कोई प्रशिक्षण नहीं है, अनुयायी बनाने का प्रशिक्षण है। तो और हमारे बहुत सारे मित्र इसको नहीं समझ पाते, और तमाम बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप आजकल कुछ लिख नहीं रहे। अब वो तो वो हर चीजें बताया नहीं जाता है, हर चीज कुछ समझा भी जाता है। तो लेकिन बातें अब अगली लंबी हो जाएगी, बची खुची बातें अगली डिबेट में मैं आपसे दूंगा। एक जल्दी लेके आ रहा हूँ नए विषय के साथ। संतोष जी 1 मिनट में आप भी इसका रिव्यू दीजिएगा। और यहाँ कहने का मुझे कहने के लिए कुछ भी छोड़ा भी नहीं है, और मैं ये इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मेरी भी सहमति है कि अनुयायी बनिए, फॉलोअर बनिए, उनको अपना प्रेरणा मानिए, और उनसे प्रेरणा लेके हम लोग भी अपने जीवन को सबलाइम बना सकते हैं, हम लोग भी अपने जीवन को इनलाइटेड कर सकते हैं। तो वो बाबा साहब हम लोग के लिए हमेशा प्रेरक पुरुष रहेंगे। और उनसे एक चीज़ नहीं, उनको जिसको कहते हैं वर्सटाइल जीनियस, तो बाबा साहब वर्सटाइल, उनके अंदर वर्सलिटी थी, वो विविध विषयों के जानकार थे। तो बाबा साहब को मुझे लगता है मैं इस पूरे जीवन में बाबा साहब के एक एक पहलू को समझ पाऊँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं समझ पाऊँगा। अब पत्रकारिता का ही उनके क्षेत्र पर पढ़ा जाए तो लगता है कि कई वर्षों तक आदमी पढ़ता रहेगा तो भी कम पड़ जाएगा। बहरहाल जो भी बाबा साहब ने हम लोग को दिया है, हम लोग को उसको आत्मसात करना चाहिए और उस पथ पे बढ़ने का प्रण लेना चाहिए।
और जो भगवान बुद्ध की जो करुणा है, दया और प्रेम है, उससे एनलाइटमेंट लेने की पूरी अपनी कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज का जो कार्यक्रम है ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जितने भी साथी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा से ग्रुप में भेजें, क्योंकि हमारा ये AIBC TV दबे कुचले वंचित समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए तैयार किया गया है। और जो साथी इसको शेयर करेंगे, उनको कोई समस्या आएगी या फिर जो है कुछ ऐसे सवाल उनके मन में हो सकते हैं, वो हमसे सीधे संवाद कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे दोनों नंबर घूम रहे हैं, आप हमसे फेसबुक के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपना संदेश दे सकते हैं। यदि कोई साथी हमसे जुड़ना चाहता है, वो हमारे व्हाट्सएप पर हमको सूचना दे सकता है। हमारे बहुत सारे साथी हमसे भेजते रहते हैं कि हमको भी लीजिए, हमको भी लीजिए। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा आज की इस डिबेट को, क्योंकि बाबा साहब के ये 93 वर्ष पहले किए गए संघर्ष का जो है हमने चर्चा किया, इसे शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ दूसरे ग्रुप में जरूर भेजें। और जो है कोई हमसे सवाल है, कोई हमसे परेशानी है, आप उसको जरूर हमको बताएं और निश्चित रूप से हम उसका सवाल करेंगे। आज सभी को जय भीम, जय भारत। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।